दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो टोटली भरोसा और विश्वास पर टिका होता है। और जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है उस दिन कई लोगों की जिंदगियां भी तबाह कर देता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है गुजरात प्रदेश के बेलगांव ज़िले की। बेलगांव का एक शहर पड़ता है माहेर, और इसी माहेर शहर की रहने वाली है कल्पना बसु। कल्पना जिसकी उम्र है लगभग 31 साल के आसपास। दरअसल कल्पना के पिता जब वो काफ़ी छोटी होती है तभी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। कल्पना की माँ, जो बेहद ही गरीब परिवार से है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे की परवरिश करती है। गरीबी होने की वजह से कल्पना की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। कल्पना भले ही गरीब परिवार से है, पर देखने में बेहद ही खूबसूरत है। लेकिन कल्पना जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो उसकी शादी प्रकाश बसु से कर दी जाती है। प्रकाश जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो उसी के इलाके का रहने वाला है। दरअसल प्रकाश के भी माता पिता बचपन में इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए प्रकाश की परवरिश उसके नाना नानी करते हैं। दरअसल प्रकाश के भी नाना नानी जो मध्यम वर्गीय परिवार से रहने वाले हैं, इसीलिए प्रकाश की भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन प्रकाश जब जवानी के दहलीज पर कदम रखता है तो कैसे भी करके ड्राइवरी का काम सीख जाता है और फिर एक कैब चलाने लगता है। जब इधर कल्पना की शादी प्रकाश से हो जाती है, अपने ससुराल में जाती है तो अपने साथ कई सारे सपने भी लेकर के जाती है। कल्पना भले ही गरीब परिवार की लड़की है, लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े हैं। पर सपना जब शादी करके ससुराल में जाती है तो उसका सारा सपना एकदम से चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि जैसे उसने अपने सपनों का राजकुमार सोच के रखी थी, प्रकाश बिल्कुल वैसा नहीं था। बल्कि प्रकाश एक तो पैसा भी कम कमाता था और बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति था। प्रकाश कल्पना को पाकर तो बेहद ही खुश होता है, लेकिन कल्पना अपने पति को पसंद नहीं करती है। प्रकाश जो भी पैसा कमाता है बड़ी ईमानदारी से घर पे लाता है और अपनी पत्नी की तमाम ख्वाहिशों को भी पूरा करता है। लेकिन कल्पना के शौक इतने काफ़ी बड़े होते हैं कि प्रकाश उसे पूरा ही नहीं कर पाता है। कल्पना को समझ में नहीं आता है कि वो अपने पति के साथ रहे या फिर उसे छोड़ दे। घर की माली हालत को देखते हुए आखिरकार कल्पना प्रकाश के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, समय के अनुसार कल्पना 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। पर 2 बच्चों की माँ बनने के बाद भी कल्पना की खूबसूरती में ना तो कोई कमी आती है और ना ही उसके शौक कम होते हैं। इधर प्रकाश जब नौकरी करता है तो 3-4 दिन पे, कभी 1 दिन के लिए अपने घर पे आता है। दरअसल प्रकाश के जब 2 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद से प्रकाश भी अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। प्रकाश अपने ही काम में बिजी रहता है और इधर कल्पना के दोनों बच्चे अपनी स्कूल चले जाते हैं। कल्पना अकेले घर पे रहती है और इधर उधर की बातें सोचती है। कल्पना को जब ये पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी ख्वाहिश प्रकाश पूरी नहीं कर सकता है, अब कल्पना के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट हो जाता है। दरअसल प्रकाश अपनी ड्यूटी चला जाता है जब उसके दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद से अब कल्पना अपने ही इलाके के कुछ लड़कों को लटके झटके दिखाने लगती है। दरअसल मोहल्ले के कुछ ऐसे लड़के थे जब कल्पना की खूबसूरती को देखे थे उसके पीछे पड़ चुके थे। लेकिन कल्पना जब अपने ही तरफ से हरी झंडी दिखा देती है, वो सारे लड़के अब कल्पना के घर पे आने लगते हैं। उसके बाद से कल्पना उन तमाम लड़कों को अपने घर पे बुलाती है, अपने घर के अंदर ही उनसे मुलाकात करती है और बदले में पैसे वसूलने लगती है। जब इस तरह का सिलसिला शुरू होता है, कुछ ही महीनों में कल्पना इतना अच्छा खासा पैसा कमा लेती है कि अपने घर में महंगी महंगी सामान भी खरीद करके लाती है। लेकिन जब महंगे सामान खरीद कर घर में लेकर के आती है तो उसे देखने के बाद प्रकाश को भी समझने में देर नहीं लगता है कि उसकी पत्नी कौन सा गुल खिला रही है। दरअसल कल्पना का जब कई सारे लड़कों के साथ में इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है और कुछ पड़ोसी इस बात की शिकायत प्रकाश से कर देते हैं। प्रकाश जब एक दिन अपने घर पे पहुंचता है, इस बारे में जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो कल्पना अपने पति की शिकायत सुनने की बजाय उसके ऊपर ही भड़क उठती है। दरअसल कल्पना अपने पति को फटकार लगाते हुए कहती है कि एक तो तुम मेरे ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते हो, और अगर मैं 2-4 लड़कों से बातचीत कर लेती हूँ वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। अगर दोबारा तुमने ऊपर दबाव डालने की कोशिश की तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूँगी। कल्पना जब इस तरह की धमकी अपने पति को देती है, अब प्रकाश को भी समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी सुधरने वाली नहीं है। इसीलिए प्रकाश अब अपनी पत्नी को सही रास्ते पर लाने के लिए एक फैसला करता है और वहाँ से अपना मकान छोड़ करके अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के बेलगांव शहर में चला जाता है और बेलगांव शहर के एक अपार्टमेंट में किराए का फ्लैट लेकर के रहने लगता है और वहीं पे एक व्यक्ति का गाड़ी चलाने लगता है।
प्रकाश को लगता है कि शायद अब उसकी पत्नी सुधर जाएगी, लेकिन शायद प्रकाश की ये गलतफहमी थी। दरअसल प्रकाश जिस अपार्टमेंट में अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता है, उसी के पड़ोस का रहने वाला पंकज पवार के साथ कल्पना का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पंकज, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके भी 2 बच्चे हैं। कल्पना का जब पंकज के साथ में अफेयर शुरू होता है, उसके साथ घूमने के लिए तो जाती है, जब भी उसे मौका मिलता है पंकज को अपने घर पे भी मिलने के लिए बुला लेती है। कुछ महीनों का जब समय गुजरता है, एक दिन पंकज अपने 3 दोस्तों को लेकर के कल्पना के घर पे आता है, जिनमें से एक का नाम है सुरेश सोलंकी, दूसरे का नाम है आदित्य और तीसरे का नाम है अब्दुल शेख। जब इन तीनों को लेकर के कल्पना के घर पे पहुंचता है, इन तीनों को जब कल्पना देखती है, कल्पना भी इन तीनों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। उसके बाद से इन चारों के साथ बारी बारी से घूमना फिरना ही नहीं शुरू करती है, बल्कि लटके झटके दिखाने के बाद इनसे भी पैसे वसूलने लगती है। दरअसल बेलगांव शहर आने के बाद भी कल्पना की आदतों में कोई सुधार नहीं होती है, लेकिन कल्पना बेलगांव में आने के बाद जब इस तरह का रिश्ता कायम होती है, इस वजह से सिर्फ उसके घर में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में बदनामी होने लगती है। इस बात की जानकारी जब प्रकाश को मालूम चलता है, प्रकाश अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। दरअसल प्रकाश अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर अभी भी तुम अपने आदतों में सुधार नहीं लाई तो इसका असर हमारे बच्चों के ऊपर पड़ेगा। इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी कल्पना अपनी पति की एक बात नहीं मानती है। इसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच में जब झगड़े तकरार शुरू होता है, एक दिन प्रकाश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को वहीं पे छोड़ करके उस व्यक्ति के घर चला जाता है जिसके यहाँ नौकरी करता है और जाकर वहीं पे रहने लगता है। प्रकाश भले ही अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के चला जाता है, लेकिन जो भी पैसा कमाता है महीने के आखिरी में लाकर अपनी पत्नी को ईमानदारी से दे जाता है। लेकिन प्रकाश जब अपनी पत्नी को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद से कल्पना भी अब आज़ाद पंछी की तरह हो जाती है। दरअसल अब कल्पना को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है और फिर इस तरह का काम करके वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। कल्पना की ज़िंदगी इस प्रकार से बदल जाती है कि वो घर पे खाना बनाने की तो दूर अपने बच्चों का भी देख रेख नहीं करती है। दरअसल कल्पना अपने घर पे खाना बनाने के लिए अब्दुल शेख की पत्नी सिमरन शेख को रख लेती है और फिर अपने यार दोस्तों के साथ दिन रात मटर गश्ती करने लगती है। बात कर रहा हूँ मैं 2 अप्रैल की दोपहर के वक्त, जब इधर प्रकाश को अपनी तनख्वाह मिल जाती है। 2 अप्रैल को दोपहर के वक्त अपनी पत्नी को वो पैसे देने के लिए घर पे आता है, लेकिन प्रकाश जब पैसे देने के लिए अपनी पत्नी के घर पे पहुंचता है तो घर के अंदर ही अपनी पत्नी को पंकज के तीनों दोस्तों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, उसके बाद से अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। हालांकि प्रकाश जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है तभी कल्पना तीनों की तरफ देखती है और इशारा कर देती है। इधर पंकज के तीनों दोस्तों को जैसे ही इशारा मिल जाता है, उसके बाद से प्रकाश की बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं और इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं कि आखिरकार प्रकाश बेहोश होकर के वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद से कल्पना अपने घर के अंदर से एक नायलॉन की रस्सी लेकर के आती है और फिर अब्दुल शेख के माध्यम से प्रकाश के गले में लपेटकर इतने जोर से खींचती है कि आखिरकार प्रकाश की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन ये सब मिलकर के जब प्रकाश की पिटाई करते हैं, उसी वक्त ही अब्दुल शेख की पत्नी सिमरन वहां पे पहुंच जाती है और प्रकाश की हत्या करते हुए सबको देख लेती है। प्रकाश की जब मौत हो जाती है और जब ये सब के सब सिमरन को देखते हैं तो देख करके एकदम से डर जाते हैं। दरअसल अब्दुल शेख अपनी पत्नी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। सिमरन भी इस प्रकार से डर जाती है कि डर के मारे हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लेती है। उसके बाद से ये चारों मिलकर के प्रकाश की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए रात्रि होने का इंतजार करते हैं। जब आधी रात हो जाती है, उसके बाद से प्रकाश की डेड बॉडी को लेकर के बाथरूम में जाते हैं और एक तेजधार हथियार से उसके शरीर को 3 अलग हिस्सों में कर देते हैं और फिर तीनों टुकड़ों को एक प्लास्टिक की बोरी में पैक करके अब्दुल शेख के कार में लोड करते हैं और वहां से लेकर के रवाना होते हैं। जब इलाके के अनमोड़ घाट के किनारे पहुंचते हैं, हर 1 किलोमीटर की दूरी पे 3 गड्ढा खोदते हैं और तीनों गड्ढे में वो टुकड़ों को डाल करके मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद से वापस अपने घर चले आते हैं। दरअसल इन्हें पूरा यकीन होता है कि हम शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, पर जैसे जैसे समय गुजरता है, इधर अब्दुल शेख की पत्नी सिमरन को अपनी जीवन को लेकर अब डर सताने लगता है। दरअसल सिमरन को न जाने क्यों लगता है कि आज नहीं तो कल ये सब मिल करके मुझे जान से मार देंगे। सिमरन इस प्रकार से डर जाती है कि आखिरकार लगभग 1 महीनों बाद 8 मई को बेलगांव के जानी मानी पत्रकार उषा नाइक से जाकर मुलाकात करती है और पत्रकार उषा नाइक से इस पूरी घटना की कहानी बता देती है।
जब यह पूरी कहानी पत्रकार उषा नाइक सुनती है, उसके बाद से सिमरन को लेकर के नज़दीकी थाने में जाती है और थाना प्रभारी रविंदर देसाई से पूरी घटना के बारे में बताती है। जब सिमरन इस हत्या की पूरी कहानी थाना प्रभारी रविंदर देसाई से बताती है, उसके बाद से पुलिस अब सिमरन के ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज करती है और फिर सबसे पहले कल्पना के घर पर जाती है। पुलिस जब कल्पना को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब उसके पति प्रकाश से पूछताछ करती है तो कल्पना इधर उधर की बातें करने लगती है। चूंकि पुलिस इधर पहले से ही आश्वस्त हो चुकी थी कि प्रकाश की हत्या कर दी गई है, इसीलिए पुलिस जब कल्पना के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है, आखिरकार कल्पना मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और फिर पंकज के तीनों दोस्तों का नाम बता देती है। जैसे ही तीनों का नाम ले लेती है, उसके बाद से पुलिस भी इन तीनों के घर पर जाती है और वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से इन्हें लेकर के इनके बताए हुए जगह पे जाती है और जब इनके बताए हुए जगह पे गड्ढे खोदती है तो आखिरकार उन गड्ढों के अंदर से प्रकाश की डेड बॉडी का कंकाल बरामद होती है। हालांकि पुलिस जब उसका डीएनए जांच करवाती है तो ये क्लियर हो जाता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रकाश ही था। डीएनए रिपोर्ट जब क्लियर हो जाती है, उसके बाद से पुलिस इन सबको अपने हिरासत में लेने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है सीरज, जो पहाड़पुर देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं प्रमोद कुशवाहा, जो पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं जमशेद आलम, जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं तुषार राजपूत, जो गांव धतूरी जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं कामिल मलिक, जो अपना एड्रेस तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन कामिल मलिक का आज जन्मदिन है। कामिल मलिक साहब, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।